अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कनाडा में जो रेफ्यूजी मेरे बहन भाई आते हैं और यहाँ रेफ्यूजी क्लेम करते हैं, तो ड्यूरिंग द क्लेम यानी अभी उनकी हेयरिंग नहीं आई होती और उनका कोई डिसाइड नहीं हुआ होता, तो इस दौरान अगर उनके यहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो जाए तो आया वो कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होता है या नहीं। और इसके अलावा कनाडा में जब कोई रिफ्यूजी जो क्लेमेंट होता है उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो आया वो अपने जो बच्चों को स्पॉन्सर करता है तो उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस एज लिमिट तक वो उन्हें स्पॉन्सर कर सकता है। और आया अगर प्रोसेस के दौरान उनकी एज लिमिट ज़्यादा हो जाए तो उनके स्पॉन्सरशिप के जो प्रोसेस है इस पर कोई असर पड़ता है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन अमूमन किया जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यानी ऐसे कौन से यानी यहाँ न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते यानी कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो कनाडा में एज ए विजिटर लोग आते हैं तो क्या उन यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं आया वो भी एलिजिबल होते हैं कि नहीं कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इस दौरान जब वो किसी हॉस्पिटल में यकीनन एडमिट होते हैं इस प्रोसेस के लिए तो उसका ऑन एवरेज खर्चा क्या होता है, तो ये तमाम सवालात का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। बहुत ही अहम वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे अहम सवाल किया जाता है वो ये है कि जो भी मेरे रिफ्यूजी बहन भाई यहाँ रिफ्यूजी क्लेमेंट हैं उनके यहाँ अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो जाता है तो उस बेबी का स्टेटस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता जाता हूँ। द बेबी विल ऑटोमेटिकली हैव अ कैनेडियन सिटीजनशिप दैट विल हैव जीरो इफेक्ट ऑन यू गेटिंग PR कार्ड। इफ योर रेफ्यूजी क्लेम डिनाइड यू विल हैव टू लीव कनाडा विद योर बेबी। जनाब, आपके यहाँ जो कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अहल होता है कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, यानी वो कनाडा का सिटीजन ही कंसीडर होता है, ठीक है। इस सिलसिले में एक सवाल किया जाता है कि आया जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है उस वजह से पेरेंट्स के स्टेटस पे कोई फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर है नो। आपका बच्चा जो न्यूबॉर्न इधर है वो ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिटीजन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका आपके केस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, देन यू आर अ प्रोटेक्टेड पर्सन। फिर आपके वही तमाम राइट्स हैं जो एक PR के यानी परमानेंट रेजिडेंट के हैं या एक सिटीजन के हैं। इसके अलावा अगर आपका केस रिफ्यूज हो जाता है तो फिर आपको यानी मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। और आप अपने साथ यकीनन बच्चा माइनर है, उसकी देखभाल का यहाँ इशू होगा जब आप चले जाएंगे, तो इसलिए आप उसको भी साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। यू आर अलाउड टू कीप योर बेबी विद यू। मगर ऐसा होता है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, तो वो वापस आ सकता है। उसको इस चीज़ के लिए यानी कोई नहीं है रिस्ट्रिक्शन, वो कभी भी 18 साल के बाद वापस आ सकता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है आमतौर पर कि कैन अ रेफ्यूजी क्लेमेंट न्यू बॉर्न बेबी इज एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर बेनिफिट। ये भी बहुत अहम सवाल है, तो इसका जवाब है नो, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर क्योंकि ये डिटेल वीडियो इसी टॉपिक पे बन रही थी, स्पेशली रिफ्यूजी क्लेमेंट्स के न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में, तो मैंने कहा ये भी इसमें एडअप करता जाऊँ। तो इसका आंसर है ब्रदर नो। न्यूबॉर्न बेबी जो यानी कि रिफ्यूजी क्लेमेंट के हैं वो किसी भी चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो दूसरे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसके लिए मेरी एक अलग वीडियो पड़ी हुई है उस पर यूट्यूब चैनल पे कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जिनके लिए रिफ्यूजीज एलिजिबल होते हैं, आप उसको देखिए, उसमें डिटेल मैंने जिक्र किया है वो किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए कहने का मकसद है ये एलिजिबल नहीं होते न्यूबॉर्न बेबी रिफ्यूजी क्लेमेंट के। ये आवाज आ रही है, बात कर रहे हैं रिफ्यूजी क्लेमेंट की। हाँ, जब वो प्रोटेक्टेड पर्सन हो जाते हैं तब वो एलिजिबल होते हैं चाइल्ड केयर बेनिफिट को और तमाम उन बेनिफिट्स के जिनके एक परमानेंट रेजिडेंट या एक कैनेडियन सिटीजन जिनके लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि जब विजिटर यहाँ आते हैं अगर इस दौरान विजिट के यानी दौरान उनके यहाँ कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो जाए तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो यकीनन उसका भी वही ऑटोमेटिकली स्टेटस होगा, वो भी ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिटीजन ही कंसीडर किया जाएगा और उस पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, यानी उसके पेरेंट्स को उस वजह से यहाँ की सिटीजनशिप ऑफर नहीं की जाएगी
और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही वापस जा सकता है, उसके पेरेंट्स उसको ले जा सकते हैं, और जब वो 18 साल से ऊपर का हो तो वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है, ठीक है। मगर उसको ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो भी कैनेडियन यहाँ विजिटर्स आते हैं, विजिट के दौरान यहाँ पर उनके यहाँ कोई बच्चे की विलादत होती है, ठीक है, तो उनको यकीनन हॉस्पिटल में भी इस सिलसिले में एडमिट होना पड़ेगा। तो इस दौरान उनका एक्सपेंस कितना होता है, तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो एन एवरेज ब्रदर्स की एक्सपेंस की बात कर लें तो पेरेंटल जो है अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है यकीनन इस सिलसिले में, वो होता है $300 से $500 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। इसके अलावा बर्थ एंड डिलीवरी इन द हॉस्पिटल ये $5,000 से $8,000 कैनेडियन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर सिजेरियन सेक्शन हो जाए इन हॉस्पिटल, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये डिलीवरी का जो प्रोसेस है, तो वो $10,000 से $12,000, ठीक है। और अगर यही चीज़ होम बर्थ एंड डिलीवरी विद मिडवाइफ, यानी वो यहाँ पे कोई रिहाइश लेते हैं कहीं रेंट पे या कहीं भी मोटल वगैरह में, और वहाँ मिडवाइफ के ज़रिए ये प्रोसेस तकमील तक पहुँचता है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो हैं $2,500, ठीक है, कैनेडियन। तो ये हैं डिफरेंट, थोड़े से मैंने कहा अन एवरेज आपको एक्सपेंस बताता चलूँ। अच्छा, इसके अलावा ये तो वो एक्सपेंस है जो उन्होंने हॉस्पिटल की मद में पे करनी है। इसके अलावा भी जो एक्सपेंस है, यानी उनके यहाँ रिहाइश का, होटल या मोटल, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, उनके खाने पीने का, वो इसके अलावा। तो आप समझ लें ऑन एवरेज यार $25,000 से $30,000 मिनिमम लग जाना उनका, ठीक है, क्योंकि महीना डेढ़ तो उनको यकीनन बच्चे के यानी डिलीवरी के सिलसिले के बाद भी यहाँ रहना पड़ेगा, बच्चा भी मतलब बहुत छोटा होगा ट्रैवल के लिए। तो कहने का मकसद है एटलीस्ट 20,000 से लेकर 30,000 मेरे नज़दीक मिनिमम आपको चाहिए इस एक्सपेंस के लिए, ठीक है। तो मैं कहा चले अपने आने वाले जो विजिटर बहन भाई हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट किया जाए कि ये है वो प्रोसेस जिसमें से उनको गुजरना पड़ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा किया जाता है कि विच न्यू बॉर्न बेबीज आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, यानी कि इस कैनेडियन सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता जाता हूँ। ये बड़ी लिमिटेड सी कैटेगरी है, मगर ये न्यू बॉर्न बेबी यानी अलाउड नहीं होते कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, अगर वो इवन यहाँ कैनेडा में बॉर्न होते हैं। अच्छा जी, ये एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन टू सिटीजनशिप बाय बर्थ इन कैनेडा। ए चाइल्ड बॉर्न इन कैनेडा इज नॉट अ कैनेडियन एट बर्थ इफ दे वर बॉर्न टू, अब क्या क्या कंडीशन है वो बताता जाता हूँ। ए फॉरेन डिप्लोमेट, ठीक हो गया। ए रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय इन कैनेडा ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी उसका एम्प्लॉय हो उस बंदे का जो वहाँ पे डिप्लोमेट है या फॉरेन गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय हो, उनके यहाँ अगर बच्चे की विलादत हो तो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक हो गया। एन एम्प्लॉय इन द सर्विस ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड अबव, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, और अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु इज ग्रांटेड डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज। जनाब, जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो भी काम करते हैं, ठीक है, जिनको ये यानी डिप्लोमेट प्रिविलेजेस दिए जाते हैं या इम्यूनिटीज़, वो तमाम ऐसे लोग, ठीक है, उनके यहाँ अगर किसी न्यूबॉर्न बच्चे की पैदाइश होती है तो वो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इवन दो उसकी बर्थ यहाँ कनाडा में हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि ये भी रिलेटेड था उस टॉपिक के, मैंने कहा ये भी थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करता जाए। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट। उसमें भी एक बहुत ही अहम यानी सवाल है, इसी के टॉपिक के मुतालिक किया गया। मैंने कहा चलें इसमें क्योंकि डिटेल वीडियो बन गया तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वो है कि व्हाट इफ अ रिफ्यूजी चाइल्ड इज ओवर एज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्सरशिप। जनाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये है, व्हेन अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट अप्लाई फॉर पीआर एप्लीकेशन एंड अप्लाई फॉर देयर चाइल्ड, यानी अपने बच्चों को भी साथ ही वो स्पॉन्सर करते हैं, अंडर 22 ईयर्स एज, यानी बच्चों का 22 ईयर्स एज के नीचे होना चाहिए बच्चों को, ठीक है, वो 22 ईयर्स से अबव नहीं होने चाहिए और ये डिपेंडेंट होने चाहिए। इसकी कंडीशन भी सुनते जाएं, ठीक है, 22 ईयर्स से उनकी एज कम होनी चाहिए, आप पर डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा उनकी शादी वगैरह नहीं हुई हो और वो किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में ना हो, ठीक है, तब वो एलिजिबल होते हैं कि आप उनको स्पॉन्सर कर सकें इस कैटेगरी में, ठीक है। ये तो होगी उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो किन की रिक्वायरमेंट्स के तहत एलिजिबल होते हैं। अच्छा, जो अहम टॉपिक है, अहम या नुक्ता है, वो ये कि जब आपने अप्लाई किया तो उनकी एज अंडर 22 है। तो ये मेरे भाई, ये वहाँ पे उनकी एज, जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई की तो एज लॉक कर दी जाती है,
ये बॉटम लाइन है, ये प्लीज पॉइंट को क्लियर कर ले, क्योंकि हो सकता है प्रोसेस को 2 साल लगे, 2 लगे, 3 साल लगे, इट डिपेंड्स राइट। तो इस दौरान अगर वो बच्चा 23 का या 24 का हो जाता तो यार उसका तो कोई कसूर नहीं ना, उसने जब अप्लाई किया था तो ही और शी वाज अंडर 22 ईयर्स ओल्ड राइट। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा बात चीज़ों में कि यार फलानी लास्ट डेट है, इस तक अप्लाई कर दे। अब आपने लास्ट डेट के अंदर अप्लाई कर दिया ना, उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा आप कवर्ड है, ठीक है, आपने, क्योंकि आपने विदन ड्यू डेट अप्लाई किया हुआ। इसी तरह इस केस में आपने विदन टाइम पीरियड उसकी यानी एज अंडर 22 थी, आपने अप्लाई किया है तो आप कवर्ड है, आपका बच्चा कवर्ड है। अगर इस प्रोसेस के दौरान उसकी ज्यादा भी हो जाती है 22 से, तो देयर इज नो नीड टू वरी। अच्छा, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना कि बच्चों को स्पॉन्सर करने की, ये सारी हम बातें कर रहे हैं एज ए प्रोटेक्टेड पर्सन, यानी जब आपका रिफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हो गया हो, ये उसके बाद आपको राइट्स मिलते हैं। उससे पहले जब आप एज अ रिफ्यूजी क्लेमेंट है, आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये भी चीज क्लियर कर दें। ये तमाम राइट्स आपको मिलते हैं जब आप रिफ्यूजी एज अ प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्वेश्चन के कैन अ प्रोटेक्टेड पर्सन स्पॉन्सर अ चाइल्ड मोर देन 22 ईयर्स ऑफ एज, तो उसका जवाब है यस, बट विद कंडीशंस। अच्छा, वो कंडीशन कौन सी हैं, वो कंडीशन सुन लें। दे हैव डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट सिंस बिफोर द एज ऑफ 22, यानी वो 22 ईयर्स ऑफ एज से पहले, ठीक है, या 22 एज से भी, यानी किसी भी टाइम पीरियड से कह लें या शुरू से कह लें, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक हो गया। उनको डिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है दे आर अनएबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ अ मेंटल और अ फिजिकल कंडीशन। जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उनका कहना है कि वो किसी फिजिकल या मेंटल कंडीशन की वजह से अपने आप को यानी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के काबिल ना हो, इस कंडीशन में हो, तब यकीनन आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं और ये एलिजिबल होते हैं कि यहाँ पर आ सकें स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत, ठीक हो गया। इसके अलावा एक मेरे और यानी सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कमेंट्स बॉक्स में, उन्होंने पूछा था कि कहना रिफ्यूजी यानी प्रोटेक्टेड पर्सन की, अगेन मैं क्लियर करता चलूँ, बात हो रही है कि कहना रिफ्यूजी पर्सन स्पॉन्सर हिज और हर लाइक पेरेंट्स और नेफ्यू, नीस और ब्रदर और सिस्टर, तो जवाब है यस, और ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, पेरेंट्स को तो आप बुला सकते हैं। अब बात आ जाती है बहन और भाइयों की और नेफ्यू और नीस की। बताता चलूँ कि बहन भाइयों को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो 22 ईयर्स एज से कम हो और फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट ना करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, और वो किसी भी यानी शादीशुदा या किसी भी ऐसे यानी कह सकते हैं रिश्ते में मुंसलिक ना हो, ठीक है, अनमैरिड हो, तो यकीनन आप उनको कर सकते हैं। और अपने यानी नेफ्यू और नीस को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो यानी ऑर्फन हो यानी यतीम हो, टोटली आप पे डिपेंडेंट हो, अंडर 22 ईयर्स ऑफ एज हो, और यानी किसी भी रिश्ते में ना मुंसलिक हो, शादीशुदा ना हो, और किसी भी यानी तरह से वो एंगेज ना हो, तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो टोटली डिपेंडेंट हो आप पर, तो आप उन्हें भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए यकीनन थोड़ी सी और भी कंडीशन होंगी जिनको फुलफिल करना होगा, तो उस पर फिर वो बाद में डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने डिटेल ये रिफ्यूजीज के बच्चों के टॉपिक पे स्पेशली कि वो उनको स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी का क्या स्टेटस होता है, विजिटर्स का, और भी डिफरेंट, तो मैंने कहा कंप्रीहेंसिव इस पर एक वीडियो बना के अपने बहन भाइयों को बताया जाए कि वो किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं और किन किन कंडीशंस पे वो पूरे नहीं उतर सकते फॉर सम रीजन, ठीक हो गया। तो चले फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे बहन भाई अगर चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पे या उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो मैं वीडियो बनाऊं, तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये भी फीडबैक काइंडली देते जाया करें कमेंट बॉक्स में कि हम हाउ वी आर डूइंग, कि हम कैसे जा रहे हैं, हमारी इन वीडियो से आपको कोई फायदा हो रहा है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, इससे हमें पता चलता है कि वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।